हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल माई एजुकेशन। दोस्तों, एनसीईआरटी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। दोस्तों, चैप्टर 4 है मानचित्र, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो उसको हम इग्नोर कर देंगे। शुरू करते हैं इस चैप्टर को। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं: भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। दोस्तों, बहुत ही आसान भाषा में लिखा है मैंने, और ये नोट्स एनसीईआरटी बुक से मैंने बनाए हैं, जो कि काफ़ी शॉर्ट हैं, ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं हैं, लेकिन हाँ समझने लायक हैं। तो पृथ्वी की सतह 3 महत्वपूर्ण घटकों से आपस में मिलती है: भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। तो जहाँ जीवन पाए जाते हैं यानी भू, जल और हवा, वायु तीनों आपस में मिलते हैं और यहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, इसे हम जीवमंडल कहते हैं। तो अब हम भूमंडल को पढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह अर्थात भूमंडल को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है: महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप सभी जानते हैं, जो जिस पर हम रहते हैं, यानी स्थलीय भाग महाद्वीप हो गया, और महासागरीय बेसिन। महासागरीय बेसिन इसको हम डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए ये है स्थल भाग जिस पर हम निवास करते हैं, यानी महाद्वीप, और ये भरा हुआ है यहाँ जल, यानी ये एक समुद्र है या महासागर है। तो जो महाद्वीप, ये हो गया महाद्वीप, और ये हो गया इसमें भरा हुआ है जल, यानी ये है महासागर। तो पहला है महाद्वीप और दूसरा है महासागरीय बेसिन, यानी समुद्र का तल, फ्लोर ऑफ सी। तो समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। जो समुद्री जल का तल है यानी महासागरीय बेसिन है, वह सभी जगह समान होता है। इसीलिए जो स्थल की ऊंचाई को स्थल की ऊंचाई को सदैव समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है, यानी समुद्र तल को शून्य माना जाता है। समुद्र तल की जो ऊंचाई है उसे हम 0 मानते हैं, और जितने भी हम ऊंचाइयों को मापते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, और भी कई पर्वत, कंचनजंगा, K2 गॉडविन ऑस्टिन, जितने भी पर्वत हो गए, और भी अन्य, जैसे हम अभी गलवान घाटी वगैरह में युद्ध चल रहा है तो वहाँ की बात करें तो उसमें कहने लगते हैं कि ये 15,000 फीट की ऊंचाई से है। तो इन सभी को हम समुद्र तल से मापते हैं, क्योंकि समुद्र तल की ऊंचाई 0 मानी जाती है। तो सभी ऊंचाइयों को हम समुद्र तल से मापते हैं। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। दोस्तों, एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है 8848, लेकिन वास्तव में 8850 था। अन्य बुक्स में आपको 8850 मिलेगा, और परीक्षा में भी 8850 को ही सही माना जाता है। लेकिन वर्तमान में अभी कुछ महीने पहले एक न्यूज़ आई थी, जिसमें चीनी पर्वतारोहियों ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8845 प्रमाण सहित बताई है, यानी उनके पास प्रूफ है इस चीज़ का कि इसकी ऊंचाई 8845 है। तो हम 8845 मानेंगे क्योंकि उनके पास प्रूफ है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8845 मीटर है। विश्व का सबसे गहरा गर्त प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। गर्त यानी गड्ढा। प्रशांत महासागर में एक गड्ढा है जिसे मेरियाना गड्ढा या मेरियाना गर्त कहा जाता है, और इसकी गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी अधिक है, 11,022 मीटर। दोस्तों, ये समुद्र के अंदर है, यानी महासागर, प्रशांत महासागर के अंदर है। ऊंचाई है गहराई है 11,022 मीटर। भूमंडल के अंतर्गत हम देखेंगे महाद्वीप। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, जो कि विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। विस्तृत जलराशि यानी महासागरों से एक दूसरे से अलग होते हैं। स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया है आपको। एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की जो वीडियोज़ डाली हैं उसमें मैंने गोलार्धों की चर्चा की है, और भी अन्य जानकारियाँ दी हैं, तो जाकर उन वीडियोज़ को देख लीजिए। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थल का बहुत बड़ा भाग पाया जाता है। पहला महाद्वीप देखते हैं एशिया। साथ ही वर्ल्ड ज्योग्राफी की वीडियोज़ भी मैं डाल रहा हूँ, तो एशिया, अफ्रीका, सभी महाद्वीपों की विस्तृत जानकारी आप उन वीडियोज़ से ले सकते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी की आप एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें वीडियोज़ डाल रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। एशिया यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जिसके
जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप प्लस एशिया दोनों महाद्वीपों के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहा जाता है। और आप जानते हैं रूस जो है वो यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है। तो रूस कौन से महाद्वीप में है? यूरेशिया में। यूरोप में भी है और एशिया में भी है। एशिया को मैंने बहुत ही विस्तार से और बहुत ही अच्छे से एशिया के अलग अलग टॉपिक्स, एशिया की नदियाँ, एशिया के पर्वत पठार, एशिया के मरुस्थल, इसकी विस्तृत जानकारी मैंने वीडियोज़ में दी है। आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। सभी महाद्वीपों की जानकारी दी है। उत्तर अमेरिका वहाँ जारी है। नेक्स्ट देखते हैं अफ्रीका। यह एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तीनों प्रमुख रेखाएं कर्क, विषुवत और मकर इससे गुजरती हैं। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा एवं विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से ही होकर गुजरती है। तीसरा महाद्वीप उत्तर अमेरिका। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी एवं पश्चिमी यानी उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, पनामा स्थल संधि। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों एक सक्रिय स्थल से जुड़े हैं जिसे हम पनामा स्थल संधि कहते हैं। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। पश्चिमी भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर यानी ऊपर से नीचे की ओर फैली है। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन। दोस्तों नील जो थी विश्व की सबसे लंबी नदी थी जिसे हमने अफ्रीका महाद्वीप में देखा, और जो अमेजन है विश्व की सबसे बड़ी नदी है क्योंकि इसमें ये अमेजन नदी जो है ये नील नदी से अधिक चौड़ी है, इसीलिए इसे विश्व की सबसे बड़ी नदी कहा जाता है। सबसे लंबी नील, सबसे बड़ी अमेजन। जो अमेजन नदी है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। नेक्स्ट अंटार्कटिका। यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला हमने देखा था एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तर अमेरिका, चौथा उत्तर अमेरिका के बाद दक्षिण अमेरिका और फिर अंटार्कटिका 5वां हम देखेंगे। तो यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इसके मध्य में स्थित है, इसीलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। दक्षिणी ध्रुव यानी जो पृथ्वी है उसके ऊपर और नीचे के हिस्सा को ध्रुव कहा जाता है। ये ध्रुव वगैरह मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो इनके बारे में ज़्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे। दक्षिणी ध्रुव इसके मध्य में स्थित है, इसीलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। बहुत ही कम सूर्य की किरणें बहुत ही कम प्राप्त होती हैं, जिस कारण यहाँ सदैव बर्फ जमी रहती है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। शोध केंद्र जहाँ से जो वैज्ञानिक वगैरह हैं यहाँ पर शोध वगैरह करते हैं, तो कई देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री भारत के शोध संस्थान हैं, लेकिन यह वर्तमान में ये बंद हैं। नए संस्थान खुल चुके हैं। मैत्री एवं दक्षिण गंगोत्री भारत के शोध संस्थान हैं जो कि अंटार्कटिका में हैं, लेकिन ये थे, अब ये नष्ट हो चुके हैं। नए शोध संस्थान स्थापित हो चुके हैं। यूरोप महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है जिससे उत्तरी ध्रुव वृत्त होकर गुजरता है। तो यूरोप महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। उत्तरी ध्रुव वृत्त यानी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी ध्रुव वृत्त इस महाद्वीप से होकर गुजरता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। चारों तरफ से महासागरों एवं समुद्रों से घिरा है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप, क्योंकि यह चारों ओर महासागरों एवं समुद्रों से घिरा हुआ है। अब हम देखेंगे भूमंडल, हम देख चुके हैं। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक जलमंडल। पृथ्वी का 29% भाग स्थल तथा 71% भाग जल है। पृथ्वी का 29% 29% भाग स्थल है
71% भाग जल है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल पाया जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97.2% भाग यानी बहुत बड़ा भाग महासागरों में, 2.77% भाग हिम चादरों में, हिम चादरों यानी बर्फ की चादरों में, एवं भूमिगत जल के रूप में तथा 2.77% भाग जो है वो हिम चादरों एवं भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। भूमिगत यानी ज़मीन के नीचे पाया जाता है, तो हो गया, तथा 0.03% भाग पीने योग्य जल के रूप में पाया जाता है। तो और 97.2% भाग महासागरों में पाया जाता है, यानी यह जो जल है ये अत्यधिक लवणीय होता है, यानी नमक की मात्रा इसमें अधिक पाई जाती है, तो इसे मानव अपने उपयोग में नहीं ले सकते। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं महासागर। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगें, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। दोस्तों, महासागरीय जो जल है वो स्थिर नहीं होता है, वो सदैव गतिशील रहता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह गति करता रहता है, यानी स्थिर नहीं रहता। महासागरीय तरंगों के रूप में, ज्वार भाटा के रूप में और महासागरीय धाराओं के रूप में महासागरीय जल सदैव गतिशील रहता है। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं, यानी सबसे बड़ा प्रशांत महासागर। यह महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। लगभग वृत्ताकार मतलब हम इसे पूर्णतः वृत्ताकार नहीं कह सकते, इसका आकार कुछ वृत्ताकार जैसा है, यानी एक सर्कल के जैसा है। इसके चारों ओर स्थित जो महाद्वीप हैं, एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, तो इन चारों महाद्वीपों के बीचों बीच प्रशांत महासागर स्थित है। दूसरा है अटलांटिक महासागर। यह महासागर अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है, यानी इसका आकार जो है एस अक्षर के आकार का है अंग्रेजी भाषा के। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका, पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका हैं। पश्चिमी में उत्तर और दक्षिण अमेरिका और पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका हैं। इस महासागर की तटरेखा अनियमित एवं दंतुरित है। जो अटलांटिक महासागर की तटरेखा है, तटरेखा यानी तट यानी कोस्टल एरिया, वो अनियमित एवं दंतुरित है, जो प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। दंतुरित का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये है महाद्वीप, ये महाद्वीप हो गया और ये रहा महासागर, ये महासागर हो गया। तो ये दंतुरित मतलब होता है कि जो तट रेखा है ये बहुत टेढ़ी मेढ़ी होना, ऐसे सीधी ना होकर ऐसे इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी होना। यहाँ पानी भरा हुआ है और ये जो तट रेखा है बहुत टेढ़ी मेढ़ी या कटी फटी तट रेखा है, जैसे हम दंतुरित कहते हैं। तो जो अटलांटिक महासागर की तटरेखा है वो बहुत ही अनियमित एवं दंतुरित है, जो प्राकृतिक पोताश्चर्यों एवं पत्तनों यानी जो सी पोर्ट्स होते हैं उनके लिए एक आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। जो अटलांटिक महासागर है व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। यहाँ जहाज़ें जो हैं सर्वाधिक इसी महासागर में चलती हैं। क्यों? क्योंकि जो ये महासागर जो है ये बड़े बड़े महाद्वीप, ऐसे महाद्वीप जहाँ बहुत विकसित देश हैं, उन महाद्वीपों के बीच में हैं। तो विकसित देशों में व्यापार अधिक होता है, तो जो नावें एवं बंदरगाह ये सब जो हैं जहाज़ें वगैरह वो इस महासागर में अधिक चलती हैं। तो अटलांटिक महासागर व्यापार की दृष्टि से एक व्यस्त महासागर है। नेक्स्ट है हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। इसका नाम भारत देश के नाम पर रखा गया है और यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। दोस्तों, हिंद महासागर का नाम भारत देश पर रखा गया है। क्यों? क्योंकि हिंद महासागर में भारत की जो स्थिति है बहुत ही आदर्श है। ये हिंद महासागर है, मान लीजिए ये हिंद महासागर है और भारत इसमें इस तरीके से स्थित है।
भारत का दक्षिणी भाग में बना रहा हूँ। तो इस तरीके से स्थित होने के कारण इस महासागर का नाम हिंद महासागर रखा गया। तो इसका नाम भारत देश के नाम पर रखा गया है और यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है, यानी ट्रायंगल शेप्ड। इसका आकार ट्रायंगल के जैसा है, त्रिभुजाकार लगभग। तो इसके उत्तर में एशिया, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, इसके पूर्व में ऑस्ट्रेलिया तथा पश्चिम में अफ्रीका स्थित है। तो उत्तर में एशिया, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया और पश्चिम में अफ्रीका स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे दक्षिणी महासागर, साउदर्न ओशियन। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। अंटार्कटिका महाद्वीप जो कि दक्षिणी ध्रुव में स्थित है, पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव में जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वो स्थित है। तो इसके चारों ओर कौन सा महासागर है? दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। नेक्स्ट है आर्कटिक महासागर। उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित यह महासागर उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। जिस तरीके से दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर फैला है, उसी तरीके से जो आर्कटिक महासागर है वो उत्तरी ध्रुव में स्थित है, यानी पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में ऊपर वाले हिस्से में स्थित है। और यह उत्तरी ध्रुव वृत्त यानी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव वृत्त के चारों ओर फैला है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त के चारों ओर फैला है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। आर्कटिक महासागर उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया, इन महाद्वीपों से घिरा है कौन? आर्कटिक महासागर। यह प्रशांत महासागर से बेरिंग जलसंधि के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों बेरिंग जलसंधि को याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। बेरिंग जलसंधि प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है और प्रशांत महासागर हम अभी देख चुके हैं। तो प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर दोनों बेरिंग जलसंधि के द्वारा जुड़े हुए हैं। अब हम देखेंगे वायुमंडल। दोस्तों वायुमंडल के लिए हम क्लास 7th की NCERT जो आने वाली वीडियोज़ में हम देखेंगे, उसका चैप्टर 4 है वायु। उसमें हम वायुमंडल के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। तो इस वीडियो में हम वायुमंडल का एक परिचय देख लेंगे। बाकी इससे जुड़ी कुछ विस्तृत जानकारियाँ जो हैं वो हम 7th क्लास की NCERT चैप्टर 4 में देखेंगे। तो वायुमंडल में ऊंचाई के साथ वायु का घनत्व कम होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बाकी इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम आगे वाली वीडियोज़ में लेंगे। वायुमंडल में ऊंचाई के साथ वायु का घनत्व कम होता है। ओके, यह सबसे अधिक समुद्री तल पर होता है। जो वायु का घनत्व है यानी डेंसिटी है, सबसे अधिक समुद्री तल पर होती है और ऊंचाई बढ़ने के साथ यह घटता जाता है। जो वायु का घनत्व है ऊंचाई बढ़ने के साथ घटता जाता है। इसीलिए पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को सांस लेने में कठिनाई होती है। जो पर्वतारोही होते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले होते हैं, अक्सर हम सुनते हैं कि ये माउंट एवरेस्ट फतह कर दी है इसने। तो ये पर्वतारोही जो होते हैं वो पहाड़ों पर चढ़ने से पहले अपने पास ऑक्सीजन सिलेंडर रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ सांस लेने में कठिनाई होती है, ऑक्सीजन कम होता है। उसका कारण है कि वायुमंडल में ऊंचाई के साथ वायुमंडल का घनत्व कम होता जाता है। तो डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वायुमंडल, तो डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर डिक्रीजेज विथ हाइट। तो जो वायुमंडल का घनत्व है वो ऊंचाई के साथ घटता जाता है। इसीलिए पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, क्योंकि वहाँ वायु में कमी आती है, ऑक्सीजन कम होती है। लास्ट है दोस्तों जीवमंडल। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। स्थल, जल तथा हवा, इन तीनों के बीच का एक सीमित भाग है जीवमंडल। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है, ज़्यादा समझाने की आवश्यकता है नहीं। तो जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ जो कि सूक्ष्म जीव यानी जो छोटे छोटे जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर स्तनधारियों तक, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इसे बड़े बड़े स्तनधारी या बड़े बड़े जीव जो हैं, छोटे जीवों से लेकर बड़े बड़े जीव यहाँ पाए जाते हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी
जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। मनुष्य और जितने सभी अन्य प्राणी जो हैं मनुष्य के अलावा सभी एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। जैसे हम किससे जुड़े हुए हैं? पेड़ पौधों से जुड़े हुए हैं। यदि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन नहीं देंगे तो हम कैसे जीवित रहेंगे? इसी तरीके से सभी प्राणी जो हैं एक दूसरे से और जीव मंडल से आपस में जुड़े हुए हैं और इसीलिए वो जीवित हैं। जिसे हम पारिस्थिति कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र। इसको हम आगे पढ़ेंगे आने वाली वीडियोज़ में। आगे बढ़ते हैं। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जाता है। जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम और पादप जगत प्लांट किंगडम। इनके बारे में हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, जंतु जगत, पादप जगत। अब निष्कर्ष देख लेते हैं इस चैप्टर का निष्कर्ष। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों आदि का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन इसकी मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। CO2 की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि जो CO2 है, CO2 गैस जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऊष्मा को अवशोषित करती है, यानी जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करती है। तो यदि CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो पृथ्वी पर गर्मी भी बढ़ेगी, यानी टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो ये CO2 भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग। तो जो CO2 है वो डायरेक्टली भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए, भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, इन तीनों के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। पृथ्वी के जो संसाधन हैं इनके सीमित उपयोग की आवश्यकता है, ताकि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए हम संसाधनों को बचा सकें, वो इन संसाधनों को यूज कर सकें। इसीलिए इन संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। जैसे और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो बचे हुए हैं उनको हम देख लेते हैं। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नॉर्गे शेरपा, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे शेरपा 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। तो इसको याद रखिएगा, पहला पॉइंट। नेक्स्ट है, जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। तो जुंको ताबेई जो है जापान की, वो पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। कब? 16 मई 1975 को। नेक्स्ट, बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला हैं। जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला, बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला हैं जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि आपको इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियोज़ मिलती रहें। धन्यवाद।